आइए पढ़े सेट में अब तक हमने क्या पढ़ा था? चलिए पढ़े सेट में अब तक हम पढ़े थे ऑब्जेक्टिव अलग अलग बताएगा हमें, सही है, हर सेगमेंट का यूनिलीवर किससे कितना कमा रही है, आइसक्रीम से, टी से, एक्सेट्रा। फिर आगे बढ़े थे, हमने कहा था भैया स्कोप किस पे अप्लाई होगा? लिस्टेड का नहीं है जो अबाउट टू बी लिस्ट पे अप्लाई होगा, ठीक है सर। फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था कि उनके इंटरिम अकाउंट्स पे भी अप्लाई होगा। इंटरिम अकाउंट्स कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, और फिर एक एनुअल अकाउंट्स होते हैं। कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है, अगर एक ही साथ पब्लिश हो रहे हैं तो सिर्फ कंसोलिडेटेड पे। फिर आगे बढ़े थे, हमने कहा भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? उससे पहले यूनिलीवर डिवाइस, यूनिलीवर होम केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट। होम केयर के अंदर सनसिल्क नहीं टॉमेक्स होम केयर में रहता है। होम केयर में सर्फ एक्सेल, सनलाइट, कंफर्ट, टॉमेक्स वगैरह। पर्सनल केयर सनसिल्क, लक्स, सही है, डव, जो भी तुम्हारे दिमाग में है। फिर हमने कहा फूड एंड रिफ्रेशमेंट में फूड अलग, रिफ्रेशमेंट अलग। फूड्स के अंदर कनॉर, केचप, कनॉर, मायोनीज, कनॉर, सही है, जो भी है, सही है। और एक और भी यूनिलीवर ने ब्रांड निकाला था अपना मायोनीज का, हेल्थमेंस के नाम से, वो येलो कलर का, तुम लोगों ने देखा होगा आजकल मिलता है हेल्थमेंस, सही ना। फिर हमने कहा रफान, फिर हमने कहा रिफ्रेशमेंट, आइसक्रीम एंड टी। आइसक्रीम में बड़ा ब्रांड है बहुत, उसके नीचे छोटे ब्रांड है, टी के अंदर सुप्रीम और लिप्टन, सही है। अब आगे आते हैं, अब हमने कह दिया कि सर यूनिलीवर ने कहा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 22 ब्रांड है, सबको ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाया। हमने कहा नहीं, ये 3 कंडीशंस चेक करो। पहली, एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड, सलाहियत होनी चाहिए कि अपना कमाए, अपना खर्च भी कर सके। दूसरा, रिव्यूड बाय सीओडीएम, सीओडीएम यूजुअली कंपनी के केस में कौन होता है? पीओडी। तीसरा, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके अलग से अकाउंट्स मेंटेन होते हो। कॉस्ट, बेसिकली मसला ये होता है डिस्क्रीट के अंदर सेल्स रिकॉर्ड हो जाती है, कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल दी थी मीट वन चर्बी के अलग से अकाउंटिंग, कॉस्ट उसका एलोकेट नहीं करता। फिर हम मजीद आगे बढ़े थे, हमने कहा था ऑब्जेक्टिव बोलने का सही, ये तीनों बातें हमारे 22 के 22 में क्या करें? बोला इनको 22 डिस्क्लोज करोगे फंसोगे, एग्रीगेट कर दो। एग्रीगेशन के लिए 5 बातों में सेम हो। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, नेचर इज अ ब्रॉड वर्ड, बिल्कुल सेम नहीं, सही है। नेचर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना। दूसरा, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, एनएससीए का प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है। तीसरा, टाइप और क्लास, इंसानों को ही बेच रहे हो, एक इंसान को लिए बना रहे हो, एक जानवर के लिए बना रहे हो, तब नेचर क्या होगी? चेंज। लेकिन इंसान में बच्चा, बड़ा, मर्द, औरत, एक ही नेचर है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कैसे उसको जो है ना सेल्स बेसिकली करते हो, वो सेम हो। CAC0 कैसे का ऑनलाइन भी है, रिकॉर्डेड भी है, सारी चीजें, सही है। और फिर आखिरी था रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कानून अप्लाई हो, एक जैसे कानून अप्लाई हो। सीए भी जो बातें करता है, एसीसी भी मोरलेस वही बातें करता है। तो ये पांचों बातों के सेम हो तो इनको क्या कर दो? मिला दो। यूनिलीवर ने 22 को मिला दिया 3 में, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड एंड एग्जामिनर इसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा? सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ना। अब इसको डिस्क्लोज करते बोला नहीं, 3 क्राइटेरिया दे रहा हूं। अब ये एंड वाले नहीं ऑपरेटिंग सेगमेंट करके और वाले हैं। क्या मतलब है? एक में ये हो जाए जिस सेगमेंट को तुम रिपोर्टेबल बनाना चाहते हो उसका रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल टोटल जो है तमाम सेगमेंट्स के रेवेन्यू का कितना होना चाहिए? 10%। यहाँ पर बताया था 10% मीन्स 10%, 9.99 भी 10% नहीं होगा, ऐसा ही है। फिर हमने कहा था अच्छा भाई अगली चीज क्या थी कि उस सेगमेंट के हमने कहा एसेट्स, तमाम सेगमेंट के एसेट्स का 10% या अब यहाँ पे चीज याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, रेवेन्यू तमाम सेगमेंट्स के रेवेन्यू का 10%, तमाम सेगमेंट्स के एसेट का तुम लोग कल डिस्क्लोजर पढ़ चुके हो सकता है कंपनी के टोटल एसेट्स सेगमेंट्स के एसेट से ज्यादा हो, है ना। मैंने कल बताया था कि हेड ऑफिस के भी कुछ एसेट होते हैं जो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, उनके भी एसेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कंपेयर करना है सेगमेंट के एसेट से। किससे कंपेयर करना है? सेगमेंट के एसेट से।
फिर तीसरा था प्रॉफिट और लॉस। जिन सेगमेंट्स ने प्रॉफिट कमाया उनका प्रॉफिट, जिन्होंने लॉस कमाया उनकी साइन को इग्नोर करके लॉस, दोनों का हायर, और उसका 10% लेकर के इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस से क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर ये हो गया हमारा पॉइंट। फिर हमने कहा सर ये भी हो गया, इसके बाद हम आए वाइल्ड कार्ड एंट्री या 75% रूल। 75% रूल क्या होता है? उस सेगमेंट की जो एक्सटर्नल सेल्स है, रिपोर्टेबल सेगमेंट की, अब टोटल कंपनी की सेल्स का मतलब है एक्सटर्नल सेल्स का 10% या 75% या उससे, अगर तो 75% नहीं है तो फिर आपको किसी और एक सेगमेंट को उठाना है और फिर 75, अगर एक और उठाने के बाद भी 75 नहीं हुआ तो एक और को उठाओ, लेकिन 75% रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की सेल्स कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने पढ़ा था सर इसके बाद दो तरह के डिस्क्लोजर, एक होता है आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट वाला डिस्क्लोजर, जिसके अंदर आप रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को क्या करते हो, अलग अलग बताते हो कि उनकी इंटरनल सेल्स, एक्सटर्नल सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एसेट और लायबिलिटीज। लेकिन वही बात कि इनका जो टोटल होगा वो कंपनी की बैलेंस शीट पीएनएल से टाई, फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, रिकंसिलिएशन। एक सवाल मैंने दिया था होमवर्क, किसने कर लिया और किसने नहीं किया? माशाल्लाह, किस के पास अभी तक बुक की पीडीएफ नहीं है? कल 2-3 बच्चों ने पीडीएफ मांगी मुझसे, बेटा अल्लाह अकबर कबीरा, क्यों नहीं रखते हो तुम लोग बुक की पीडीएफ? मुझे भी मैसेज कर देना, बुक की पीडीएफ आपके पास हो तो जिंदगी गुलजारना। आज सर मैंने एक सवाल दिया था, ये वाला सवाल कौन सा था? रुको जरा, सबर करो। जी। एक बच्चे ने मैसेज किया है। ओके बेटा, ग्रुप मसला है ना कि मुझे भी ग्रुप का समझ में नहीं आ रहा कितने कॉल बच्चा किसी ग्रुप में है। तो एक काम करें, आप लोग मुझे अलग अलग मैसेज करें, सबके पास मेरा नंबर तो होना चाहिए, नहीं है तो आपके पास शर्म होनी चाहिए। आए सर, मतलब मुझे आप जो है मैसेज कर देंगे, बच्चा नंबर नहीं तो मुझसे देने, तो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा। आ जाए सर, सवाल था KCN TNS, ठीक है, इसमें केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स, फार्मा था, बिल्कुल जो कल हमने क्लास में सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही। इसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल आ रहे हैं? शुरू वाली और 75% रूल अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब 75% रूल जो है वो उससे ज़्यादा ही है, ऐसा ही है? तो केमिकल, सोडा ऐश और पॉलिएस्टर सब इस पे हैं, क्लियर है? पक्की बात है? कितने लोगों ने डिस्क्लोजर बनाया इसका? बना लिया? आए सर आए, देख लेते हैं इसका डिस्क्लोजर आपने कितना सही बनाया। हाय हाय, क्वेश्चन 11 ऐसा ही है। $92 बन रहा है। यस सर, 91.45। हाँ सर आए, इसका डिस्क्लोजर कितने लोगों का ये डिस्क्लोजर टैली हो रहा है? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, ये भी जो है, वैसे मैं चाहूँ तो तुम लोग को दे सकता हूँ, सोल्यूशन की किताब मेरे पास पड़ी हुई, लेकिन फिर तुम लोग छापा मारोगे इसलिए मैं नहीं देता हूँ। तुम लोग छपाई मार लोगे। टॉपिक वाइज दे देता हूँ, ठीक है? टॉपिक वाइज अलग अलग करके जो टॉपिक चल रहे हैं उसकी दे देंगे। देखिए सर, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स ये आ रहा है आप लोग का टोटल, किस किस का आ गया? और जिनका नहीं है बेटा वो फोटो है, तो मैं घर से लेकर के आना है। ये जी मतलब यार काम ही नहीं करना हमें अभी तो सर, तुम लोग तो आजकल मसरूफियत क्या है। ना तुम लोग जो है ना मैचेस वेचेस को इतने देख रहे होगे आजकल, करते क्या हो पूरा दिन आजकल? तो 139 है। क्या 139 है? 138
उफ, कौन सा 130? नहीं हो रहा है तो 19 कौन सा, इसकी बात करेंगे? 1939 है ये? जाने दें यार उसको, उसने चले सर। रिकंसिलिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग सेगमेंट एंड, ये वाला असल है, ये वाला कितनों से टाई हुआ? हसनैन फंस गया। ये कितने लोगों ने टाई किया हुआ है बताएं, हाथ उठाएं। ये देख लें, इसका आंसर वांसर सवाम है, क्योंकि अभी मैं पास पेपर्स की तरफ मूव होने वाला हूँ। हो गया पक्का? आसान है इसके डिस्क्लोजर्स, क्योंकि अभी मैं इसके ऊपर और भी चीज़ों के ऊपर जो है ना, अभी देखें पास पेपर्स पे जाऊंगा। देखें सर, मेन चीज़ इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट्स हैं और अदर एडजस्टमेंट है। इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं, आ जाए इनकी याद है। डिस्क्लोजर के ये दो लाइनें जो है ना, ये दो कॉलम इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए सर, सबसे पहले मैंने कहा था अदर एडजस्टमेंट। अदर एडजस्टमेंट वाला कॉलम पढ़ते हैं, बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस include KTL's head office expenses amounted to rupees which have not been allocated to any. Furthermore, assets and liabilities amounting to rupees 180 million and 37 million have not in the assets and liabilities of any segment. तो पहले हमने कहा था 86 मिलियन के जो एक्सपेंसेस हैं ये अदर एक्सपेंसेस है सेगमेंट के अलावा। जैसे कि कौन सा डिपार्टमेंट? IT, HR, फाइनेंस के अंदर अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट, वो क्या काम करता है? वो कमा के तो नहीं देता ना सर, तो उनके खर्चे। तो हमने कहा सही है सर। ये देखें मेरा बच्चा, तो 86 में हमने कहा सर इसका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना? ये हो गया। फिर इसने हमें कह दिया कि हमारे पास कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज भी हैं, IT के, HR के, इसके विसके। कितने हैं भैया वो? 180 और लाइबिलिटीज कितनी है? 37। तो हमने कहा सर देखें 180 और 37, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आगे आ जाते हैं और हमने कह दिया अब इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल्स टू पॉलिस्टर एंड सोडा ऐश इज 48 एंड 16 मिलियन। ये कौन सी सेल्स है? और वही बात, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30%। तो हमने कहा इंटर सेगमेंट सेल्स में से माइनस हो जाएगी। भैया वो कितनी आ रही है? ये कुछ लिखा है किसी ने? टैली हो गया, ओके। कितनी आ रही है भैया? 64, और इसके ऊपर प्रॉफिट इसकी वजह से कितने से कम हो जाएगा? 19.2। तो ये जो कॉलम है ये किससे टाई होगा? P&L से, ये 3 फिगर्स, और ये 2 फिगर बैलेंस शीट। यहाँ तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है? चले सर, तो अगर हम यहाँ तक हैं क्लियर, तो फिर हम अगला काम क्या करेंगे? अब हम आएंगे पास्ट पेपर। लेकिन उससे पहले एक और काम करेंगे। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ICAP की स्टडी टेक्स्ट, है ना? तो ICAP की स्टडी टेक्स्ट की तरफ हम आएंगे। और पहले हम क्योंकि इसके पास पेपर में ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें हैं, फिर हम उसके हाय तुम लोग कैप 5 में आ गए हो ना? हो जाएगा इंशाल्लाह। हालियान बता, FAR2 आसान है FAR1 से? देखा ये पेपर देख करके इसको पता है। FAR2 FAR1 से मेरा भी मानना है आसान है। इसके अंदर वो मसाइल नहीं है अजीब से NPO टाइप के, सही है? रेशोज में ये बोलता है, ये स्टैंडर्ड ने लिखा है। सिमिलर चीजें आती हैं। ये देखो ये स्टैंडर्ड बेस्ड है पूरा, तो भाई स्टैंडर्ड में ये बात लिखी है तो ये है। मैथ्स में वो कम घुमाता है यहाँ पे। ओ हो ICAP की वेबसाइट सो गई। और ये पहले मैसेज कर देता है, इसको बोलते हैं वेबसाइट क्यों स्लो है। यार पूरी डिटेल मांग रहा है ये तो। नहीं ये तो नहीं दूंगा तुझे।
तो यहाँ पर बुक पड़ी हुई है हमारी बुक के अलावा, FR 1 पड़ी हुई है, इस्तकबाल रमज़ान पड़ा हुआ है। चलो यार हम एक काम करते हैं, इसकी एक और विंडो खोलते हैं, हो सकता है। स्लो हो गया है कि थोड़ा, हो सकता है तुम्हारी कॉपीज चेक हो रही है, तो मतलब तुम्हारी कॉपीज भी हो सकता है कि एग्जामिनर को यहाँ पे एक अलग पोर्टल दिया हुआ है और चेकर को नहीं, जितने मैंने डाउनलोड करेगा मैं व्हाट्सएप लगाऊंगा, हो जाएगा या तो यहाँ पे, नहीं तो हम आ जाए सर कुछ हल्के फुल्के पास पेपर्स देखना शुरू करते हैं। पास पेपर्स हो जाएंगे, छोटे हैं ना। आए सर आए, पास पेपर स्टार्ट करते हैं। एंड आई थिंक IFRS 8 को आए हुए अब ऑटम 19 के अटेम्प्ट, तो यस चलिए सर, ये सवाल नजर आ रहा है सबको? डायमंड ऑटम 19 का सवाल, ये तुम लोगों से ना 5 मिनट में हो जाना चाहिए। कितने मिनट में? केवल 5 मिनट का सवाल है ये, क्विक शुरू हो जाओ। 7 नंबर फ्री के हैं ये। ऑटम 19 डायमंड लिमिटेड, बुक के अंदर भी पेज नंबर 19। बाकी ये यहाँ से छाप लो यार। आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अंडर अलॉन्ग विद ब्रीफ। ये ब्रीफ जस्टिफिकेशन किसकी बात कर रहा है? नहीं सर, ब्रीफ जो हमने के रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, ये वो वाली बात कर रहा है। मतलब जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ है ये सवाल। फ्री के नंबर दिए उसने, 7 नंबर बोला ले लेके भाग जा। FR 2 की स्टडी टेक्स्ट है, बस वो आ गई, हमारे पास भी आ गई। ऑडिट की क्लास के लिए आया है? कब है? स्मार्ट आदमी ना, मेरे से पढ़ पढ़ के स्मार्ट हो गया है तू। हो गया मेरे बच्चों। ओहो, इसमें अभी तक बुक क्यों नहीं है? मैंने तो भेज दी अपने पास से ईमेल से। चले सर, कितने लोगों का BCDF आ गया? हाय हाय हाय, चले सर इसका आंसर भी देखते हैं ना, होगा इधर के इधर ही। चले सर, ये रहा इसका आंसर, यही आ रहा है आप लोगों का। तो डायमंड वाला सवाल आसान था, पक्की बात है? चलें सर, अगर डायमंड वाला सवाल आसान था तो अब हम देखते हैं कि जो दूसरा सवाल है अदर देन डायमंड वो कैसा है। तुम लोग सब इसी में बैठने आए हो? हाय, भाई ये क्यों बुक क्यों नहीं आई हमारे पास अभी तक? यहाँ पर मेरे पास तो जा चुकी है। चलिए, ऑटम 19 का क्या? ऑटम 20 में आई थिंक सो इसको MCQ में जगह मिली होगी। इस टॉपिक की इतनी अभी अहमियत नहीं है, बल्कि नहीं सर, ऑटम 20 में भी अगर आप देखें, इसने डिस्क्लोजर बनाकर दे दिया हुआ है, सही है, और कहा है कि इसमें क्या कर दो, गलतियां। लेकिन सर उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हमें स्टडी टेक्स्ट मिल जाए, ताकि हम इस सवाल को यहीं पे किल कर दें ना। मैं 1 मिनट दें, अभी मैं फिर से हसनैन ने जो बुक भेजी है
असल में मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सएप लॉगिन करना नहीं जा रहा हूँ, हम ड्राइव में डालते हैं सेफ। अरे आ गई देखें क्या, व्हाट अ टाइमिंग। आ जाए सर, क्विकली स्टडी टेक्स्ट करते हैं, इसके बाद हम ऑटम 17 वाला सवाल भी करने के काबिल हो जाएंगे। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, हर टॉपिक की तरह हम इसकी भी सर क्या करेंगे, स्टडी टेक्स्ट। अब सर आ जाएं यूजफुलनेस, अब इस चीज को थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करें मेरा बच्चा कि FAR 2 में अगर थ्योरी आ सकती है तो ये वाली थ्योरी आ सकती है, यूजफुलनेस ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन, कि भैया ये यूजफुल क्यों होता है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ना पेपर में भी जब ऐसा सवाल है ना तो आपका दिमाग, आपने नहीं कॉमन सेंस चलना चाहिए ना। कि अगर आपको सवाल आ जाए कि अभी 3 नंबर का 4 नंबर का कि यूजफुलनेस ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन बताएं, तो क्या होता है, क्या हो सकती है यूजफुलनेस, मतलब बेनिफिट, एडवांटेजेस क्यों, क्या यूजफुलनेस है। सर डिटेल्ड एनालिसिस शेयर होल्डर कर पाएगा कि भाई वो सवाल कर पाएगा कि यार ये तो एक लॉस मेकिंग, कभी कभी मैं बताऊँ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होता है। एक कंपनी के अंदर में था लोड्स लिमिटेड, जो मेरी लास्ट जॉब थी फर्म से पहले, उसके अंदर क्या था सर, वो कंपनी ना 3 काम करती थी। वो पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं ना, जो पाकिस्तान में बनती हैं, उन सब का जो साइलेंसर होता है वो कंपनी बनाती है। वो रेडिएटर जो होता है ना, वो कंपनी बनाती है, साइलेंसर बनाती है, रेडिएटर बनाती है। तीसरी चीज़ होती है ये जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, जो नहीं शीट मेटल पार्ट्स, कि भाई दरवाजे के बाहर का थोड़ा सा जो वो हैंडल है वो बना दिया, सब चीज़ें बना दिया। अच्छा मैं गया तो कंपनी के अंदर ना ऐसे सेगमेंटल चीज़ें नहीं हो रही थी, लिस्ट भी बाद में हुई, लिस्टिंग के बाद मैंने करवाई वहाँ। अच्छा कंपनी समझ रही है हम अच्छे जा रहे हैं प्रॉफिट में, लिस्टिंग के बाद मैंने उसकी करवाई ये सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन, तो उसमें कंपनी को पता चला कि यार वो साइलेंसर में कमा रही है, वो रेडिएटर में कमा रही है, लेकिन शीट मेटल में क्या कर रही है, लॉस। लेकिन क्या था कि सर कंपनी उससे पहले उस तरीके से उसको देख ही नहीं रही थी मैनेजमेंट, तीनों का रेवेन्यू टोटल आता कर देते। अच्छा ये कमाती किसके लिए, OEMs। आपको OEMs का वर्ड सुनने में आएगा ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, सही है। तुम लोग आजकल OG बोलते हो ना, तो उससे पहले क्या था, OEM। तो सर ये ओरिजिनल इक्विपमेंट में, ये पाकिस्तान में याद रखना, गाड़ियों की इंडस्ट्री में ना 5 से 6 बड़े प्लेयर हैं। कौन कौन सा है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ये तो 3 पुराने थे। अब किया आ चुका है, सही है, MG आ चुका है, और ये जो आपका चल रहा है साजगार्ड वाला हवल, सही है। तो ये पाकिस्तान में सिर्फ कितने गाड़ियों के मेजर बड़े प्लेयर कौन से हैं, 6 प्लेयर हैं। उनमें से भी जो टॉप 3 है ना, ये इस इंडस्ट्री के गुंडे कहलाते हैं तुम्हारे हिसाब से, OG, सही है। और उसमें सुजुकी इज रियल OG, सही है ना, क्योंकि सुजुकी पाकिस्तान में सबसे गाड़ियाँ। तो अब ये सुजुकी कंपनी के साथ क्या बदमाशी करता था, बोलता था यार साइलेंसर तो बना रही हो, साथ में यार 2 पार्ट भी बना दो, कंपनी बना लेती थी खुश। उनको फिर बाद में हमने कहा इन पे तो लॉस हो रहा है, तो बोला क्या करें, मैंने कहा सुजुकी को बोला हम नहीं बना सकते भाई, ये कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन, अगर ये सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, तो वो कंपनी कभी कभी एक नुकसान देने वाले बच्चे को भी पाल रही होती है, सही है। तो कंपनी है, माँ बाप थोड़ी है कि हर बच्चे को पालना है। आए तो सर आ जाए, इसको जरा मार्क एज इंपॉर्टेंट कर लें, पेज नंबर को भी नोट कर लें। थ्योरी के लिए अपने पास है ना रजिस्टर में, रजिस्टर के अंदर कहीं एक आखिरी में जाकर के इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी के नाम से मार्क कर लें, ठीक है। पेज नंबर है इसका बुक का 418 418। सही सर, तो क्विकली इसको पढ़ लेते हैं। Many entities carry out several classes of business and operate in a number of countries across the each of these business and geographical segments carries with its different opportunities for growth, different rates of profit and varying degrees of risk. Some business segments may be strongly influenced by the health of the economy, whereas the other segments may be unaffected by recession. One country may be experiencing growth, another country may be, सर वही बात है ना सर,
बोला अब आपको देखना है कि भाई कुछ आपके सेगमेंट होंगे जो इकोनॉमी की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, कुछ सेगमेंट है जो नहीं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको सर, अगर एक कंपनी गाड़ियां भी बना रही है और एक कंपनी जो है ना एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी बना रही है, मतलब कंज्यूमर गुड्स, तो जो गाड़ियों वाले प्रोडक्ट हैं वो इकोनॉमी के हिसाब से इम्पैक्ट होंगे। क्यों इम्पैक्ट होंगे ज़्यादा? क्योंकि सर वो लग्जरी है। एफएमसीजी जो डेली रोजमर्रा की गुड्स हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं होंगी। Awareness of these cultural and environmental differences is important to investors in order to allow them to fully understand the performance and position of the entity. अब आ जाओ यहाँ से important है, IFRS requires segment information should be provided to enable investors to understand the impact that the different segments of a business may have on the business as a whole. If the user of FS is only provided with figures for the entity as a whole, this might hide the risk and problems or profits. The disaggregated financial information provided by segmental reporting allows for analytical review on a segment by which will provide greater understanding of the entity, position and performance and allow a, तो अगर आपके पेपर में आ जाए यूजफुलनेस तो 3-4 मोटे मोटे पॉइंट दिमाग में रख लो कि सर ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा बिजनेस की, ये बेटर डिसीजन मेकिंग देगा, सही है, ये आपको जो है हेल्प करेगा कि जिस सेगमेंट में प्रॉब्लम हो उसी की प्रॉब्लम को सही करने में। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट अगर आपने रख लिए तो आप इसको कर लेंगे। इसको अब हमने पढ़ा हुआ है सर लिस्टेड कंपनीज और सही है अबाउट टू बी लिस्ट पे अप्लाई होता है। व्हेन अ पेरेंट प्रेजेंट बोथ कंसोलिडेटेड एज वेल एज द पेरेंट सेपरेट सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इन दी कंसोलिडेटेड, ये भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, हमने कह दिया हमको पता है ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है। आइडेंटिफाइंग और दी ऑपरेटिंग सेगमेंट भी हमने कह दिया कि भैया ये क्या है, किस हिसाब से है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेगमेंट मैनेजर, जिसने कहा जो सेगमेंट मैनेजर होता है उसने कहा उसको आप सीओडीएम भी कह सकते हैं और या ये सीओडीएम से ऊपर की चीज भी हो सकती है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, अब आ जाए इसको जरा पढ़ लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट मे अप्लाई टू 2 और मोर सेट्स ऑफ कंपोनेंट्स फॉर व्हिच मैनेजर्स आर हेल्ड रिस्पांसिबल। दिस स्ट्रक्चर इज समटाइम्स, सर क्या मतलब इसका? हो सकता है एक ही बंदा 2-3 सेगमेंट्स को देख रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन सम इंडस्ट्रीज सम मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइंस वर्ल्ड वाइड, वेयर इज अदर मैनेजर रिस्पांसिबल फॉर स्पेसिफिक। It is likely that the CODM regularly reviews the both set of components and functions available for both in that and which set of components। अब सर सुनिएगा, सिंपल अल्फाज में कह रहा है कि ये नहीं समझना कि अगर CODM एक है तो सेगमेंट भी एक है। हो सकता है एक CODM हो, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा है और वो 6 चीज़ों को देख रहा है, तो 6 के 6 अलग अलग CODM हो सकते, सेगमेंट हो सकते हैं। एग्रीगेशन पे आ गया, एग्रीगेशन वाली बातें हम पढ़ चुके हैं, सही है सर। यहां पर भी इसने वर्ड यूज कर दिया, इफ दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक, मतलब अगर मुझे ये बताना होगा कि इनको एग्रीगेट कर दूं तो मैं वर्ड लिख दूंगा दे हैव सिमिलर इकोनॉमिक, सही है। अब देख लें सर, ये सवाल भी बना दिया इसने। पहला पॉइंट तो क्लियर है, एक्सप्लेन व्हाई द इंफॉर्मेशन कंटेंट इज अप्रूव्ड बाय द इंक्लूजन ऑफ सेगमेंट डेटा। पॉइंट 2 का आंसर क्या होगा? डिस्कस हाउ IFRS 8 सेगमेंट्स बी एनालाइज्ड। इसका आंसर बताओ मुझे। अब ये थ्योरी का सवाल है और तुम लोग पढ़ चुके हो। सर इसके अंदर हमें शुरू से लेकर एंड तक ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है, एग्रीगेशन, रिपोर्टेबल सेगमेंट, ये सारी बातें करनी है। मतलब ये जो बोला हाउ एनालाइज का मतलब ही ये है, ये इस किस्म का सवाल भी आ सकता है, सही है सर। थ्योरी की चीज़ें देखें, जब भी देखें ना उसने कहा ना कि एनालाइजिंग सेगमेंट्स, तो इसने सारी बातें बता दी कि IFRS 8 के हिसाब से क्या होता है, फिर इसके जो है ना आपने एक्सीड सर्टेन क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, ठीक है ना, ये सारी बातें इसने लिख दी, तो घबराना नहीं है। और इसने ये भी एंड में लिख दिया इजाफी कि सिर्फ कोटेड कंपनी मतलब दूसरी कंपनी पे अप्लाई होता है। आए सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के ऊपर आए, सही है। अब आ जाए सर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स 10% थ्रेशोल्ड, ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ बुक में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड में भी नहीं है, लेकिन पेपर में पूछी जा सकती है, सही ना। यूजफुलनेस, अब ये जरा समझना। इसने कहा यार हो सकता है एक सेगमेंट
रिपोर्टेबल नहीं बन रहा और 75% रूल के हिसाब से भी कुछ भी नहीं बन रहा, स्टिल कंपनी अगर उसको रिपोर्टेबल बनाना चाहे तो बना सकती है। बोला हाँ, कंपनी को लगता है कि अगर इसके बारे में शेयर होल्डर को बताना, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आजकल एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, सैमसंग अपने मोबाइल के बारे में, इसके बारे में सब बता रही है। सैमसंग के हमने AI पे भी काम शुरू कर दिया है। अब AI रिपोर्टेबल नहीं बन रहा, बिल्कुल नया है सारी चीज़ें, बट उन्होंने कहा हम अपने शेयर होल्डर को उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो वो बता ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट एनी ऑफ दी 10% क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, देखो कह रहा है इसमें, मे बी कंसिडर्ड रिपोर्टेबल एंड सेपरेट इसको इफ मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेगमेंट वुड बी यूजफुल टू दी। सही है, तो इसके ऊपर MCQ आ सकता है कि अगर कोई जो है ना ट्रू फॉल्स टाइप की चीज आ सकती है कि मैनेजमेंट को लगता है कि रिपोर्टेबल नहीं है, फिर भी अगर मैनेजमेंट चाहे कर सकते हैं ये सब। फिर इसने कह दिया कि जो है ना आप चाहें तो सिमिलर करके, तो हमें पता है कि आप उसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। सर ऐसा हो सकता है कि एक सेगमेंट पिछले साल आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे 2024 के, उसके हिसाब से ना रिपोर्टेबल था, और इस साल नहीं बन रहा। यहाँ पर भी मैनेजमेंट को डिस्क्रिप्शन दे दी कि भाई तुम क्या करोगे, उसको इस दफ़ा भी रिपोर्टेबल बना दो। मतलब इस स्टैंडर्ड में ना डिस्क्लोजर में भी अभी हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए, ठीक है। इफ मैनेजमेंट जजेस दैट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड इज ऑफ information about the segment shall continue to be reported separately in the current if it is no longer meets the threshold, ठीक है। बोला ये अब ये दोनों पॉइंट को ना इंपॉर्टेंट लिख लो अपना, यूजफुलनेस क्राइटेरिया और कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस पेज नंबर के साथ। 421 और उसके साथ एक प्रैक्टिकल लिमिट भी लिख लो, प्रैक्टिकल लिमिट। ये सब चीजें तुम लोग पेपर से एक दिन पहले 2 दिन पहले देख करके जाओगे, ठीक है। और एक कोशिश करो कि आखिरी पेज पे कहीं लिखो अलग से, तुम्हारे पास पूरी लिस्ट हो कि स्टडी टेक्स्ट के अंदर से ये चीजें मुझे देख करके जानी है। प्रैक्टिकल अब आ जाओ इसको पढ़ो, 75 में बताए। अब इसने कहा अब देखो इसका मतलब समझना। बोला यार हो सकता है कि आपने रिपोर्टेबल भी आपके बन रहे हो 15-20 कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। अब तीसरा भाई आपने रिन्यू लिमिट कहा हमारे 22 सेगमेंट थे, अब हम इनको एग्रीगेट भी नहीं कर पा रहे और 15 बन रहे हैं, क्या करें भैया। बोला यार अब तो पागल हो जाएगा शेयर होल्डर, इतनी इंफॉर्मेशन देंगे। तो बोला कुछ चीजों में प्रैक्टिकल लिमिट भी होती है। तो उसने लिमिट क्या बताई, देयर मे बी आ practical limit to the number of reportable that an entity separately disclosed beyond which segment information may become too detailed। बोला हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट की लिमिट हो, उसके बाद हम लगाएंगे। Although no precise limit has been determined as the number of segments that are reportable increases above, the entity should consider whether a practical limit has been। बोला अगर 10 से ज्यादा हो तो कंपनी को एक सोचना चाहिए कि इतने बताने की जरूरत है भी या नहीं है। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? लेकिन मतलब आप एक $1 बिलियन कंपनी हो सर, आप बना दो ना, आपको क्या इशू है? नहीं यार, शेयर होल्डर को कभी कभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी जो है ना, रेलेवेंट से अलग, उनकी रेलेवेंसी अलग कर दो। देखो मैनेजमेंट खुद तो देख रही होती है, मतलब कभी कभी शेयर होल्डर कंफ्यूज हो सकता है। अगर आपको लगता है बताना चाहिए तो आप बता सकते हो, लेकिन इतना ना दो कि भाई कभी कभी ना शेयर होल्डर, फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हम यहाँ पर क्लास में ना कुछ CA फाइनल के सवाल करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको CA फाइनल के हर टॉपिक के सवाल करा दूंगा ना तो आप बोलेंगे सर क्या जरूरत है, क्योंकि ये 8 नंबर का। अक्सर नहीं कहता IAS 23 आज भी कराची के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर वो 1.5 महीना लगाते हैं। आप बताएं वो टॉपिक क्या 1.5 महीने वाला है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर पेपर में कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का है ना। तो ये चीज कंपनी को भी सोचनी है। कह रहे तो चलो देखें सारे सवाल जो हमने किए ना वो सारे सवाल है। चलिए सर एक कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी पढ़ लेते हैं। भाई आपको पता है ये बात कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक करंट ईयर जाता है, एक प्रीवियस ईयर जाता है, ये बात सबको पता है ना। मतलब इस साल एक नया सेगमेंट आ गया, सही है, रिपोर्टेबल बन गया, पिछले साल वो, तो बोला उसको कंपैरेटिव में भी डाल दोगे।
कि अगर वो पिछले साल होता तो उसकी फिगर्स ये होती। ये कह रहा है सेगमेंट डेटा फॉर अ प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड फॉर अ कंपैरेटिव पर्पस शैल बी टू रिफ्लेक्ट रीस्टेटेड। रीस्टेटेड का मतलब याद है ना, टू रिफ्लेक्ट द न्यूली रिपोर्टेबल सेगमेंट एज अ even if that segment did not satisfy the criteria for in the prior period unless the is not वही बात कि पिछले साल में भी उसको फिगर्स बता दो। पिछले साल वो रिपोर्टेबल नहीं था, अब इस साल रिपोर्टेबल हो गया तो उसका पिछले साल का डेटा भी शो कर दो कि पिछले साल अगर ये होता तो इसका रेवेन्यू इतना था, इसका एक्सपेंस इतना था। ऑल अदर सेगमेंट हमें पता है कि भैया जो कहीं भी नहीं आते उनका ऑल अदर सेगमेंट का नाम से डिस्क्लोज। अब आ जाता है डिस्क्लोजर्स में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही जो अभी सवाल आया था वो हम कर लेंगे, हमने पढ़े हुए भी हैं कि भैया अब यहाँ पर डिस्क्लोजर में इसने कह दिया अब द एंटिटी शेल डिस्क्लोज जर्नल इंफॉर्मेशन में क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है। फैक्टर्स यूज टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज रिपोर्टेबल सेगमेंट। आपने मतलब वही क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या था, जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग दी। अगर आप दो सेगमेंट को एग्रीगेट कर रहे हो, यूनिलीवर साबुन शैम्पू को एक मिला रहे हो, तो क्या जजमेंट थी कि दोनों भाई नेचर के हिसाब से सेम है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्या टाइप और प्रोडक्ट और सर्विसेज तुम्हारी कंपनी कर रही है, सेगमेंट के क्या क्या आ जाए। फिर हमने कह दिया सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच पीरियड फॉर व्हिच अ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज रिपोर्टेड सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस बता दिया। सेगमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड द बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि भाई रेवेन्यू हम एक्रूअल बेसिस पर करते हैं, कैश बेसिस पर करते हैं, समझ रहे हो। ये क्या होती है बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ये यूजुअली जनरल डिस्क्लोजर में कवर हो जाता है। रिकंसिलिएशन पढ़ी है ना हमने, टोटल आइटम्स टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस एसेट एंड लायबिलिटी अदर मटेरियल आइटम्स। ऑल मटेरियल रिकंसिलिएशन शैल बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड टू एडजस्टमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब बोला कभी कभी फिर ये आपके लेवल से थोड़ी सी ऊपर की बात है, उसने कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से भी चेंजेस आ जाते हैं सेगमेंट्स में। मतलब एक सेगमेंट अमेरिका का है और एक सेगमेंट यूके का है। यूके में फॉलो होता है आईएफआरएस, अमेरिका में क्या फॉलो होता है यूएस गैप। अब आप पेरेंट कंपनी यूके में, तो वो क्या करेगी अमेरिका के जो यूएस गैप के जो मसाइल है ना उनको भी इस डिस्क्लोजर में डालेगी जो कि आपके लेवल के नहीं है। फिर इसने कह दिया रिकंसिलिएशन एसएफपी मतलब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ are required for each date at which SF is presented information for the prior period shall be restated। वही बातें आ जाएं। अब सर ये इंपॉर्टेंट है कि एडिशनल बोला अगर ये चीजें तुम CODM को बेच पे initial disclose the following about each reportable segment if the specified amounts are included in the measure of segment profit or loss reviewed by or otherwise regularly provided to the CDM if even if not included in the mention। वही बात है कि आपको CODM को अगर आप अलग अलग बताते हो ये चीजें तो इस शेयर होल्डर को भी बताओ। तो ये कह रहा है रेवेन्यूज फ्रॉम इंटरनल बता दे, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट रेवेन्यू भी है तो वो भी अलग बताना है। अगर कोई सेगमेंट सूद कमा रहा है वो भी बताना है, सूद खर्च कर रहा है वो भी बताना है, डेप्रिसिएशन है तो। लेकिन ये सब चीजें कब होंगी जब तुम देखो, एक होती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग? कॉस्टिंग कितने लोग पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग में तुम लोगों ने नहीं पढ़ा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। देखो एक होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो तुम शेयर होल्डर्स के लिए बना दो। एक होता है मैनेजमेंट, डायरेक्टर बोलते हैं अबे भाई हमें क्या बताओगे। तो जो हम CODM को दिखाते हैं ना अलग से, मतलब जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में बताते हो वही किस में बताओगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अबाउट सेगमेंट। तो याद रखें मैनेजमेंट रिपोर्टिंग डिटेल होती है। क्या होती है? डिटेल होती है। घर में किसी की शादी की बात हुई, अब घर वालों ने पहले इंटरनल बात की ना, तो घर वालों ने सपोज करें हसनैन की बात हुई तो हसनैन के फजाइल घर वालों ने डिस्कस किए, इसकी बुराइयां डिस्कस की। अब घर वाले जब बाहर निकलेंगे ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आएंगे, अभी तक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग हो रही थी, तो जो फजाइल और बुराइयां घर में डिस्कस हुई हैं वो बाहर डिस्कस उनमें से कुछ होंगी, है ना। तो ये डिफरेंस होता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल में।
लेकिन यहां पर कहा कि भैया जो मैनेजमेंट को बता रहे हो ना सेगमेंट के बारे में, वही किसको बताओगे? अगर मैनेजमेंट को इंटरेस्ट रेवेन्यू अलग से बता रहे हो तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में IFRS 8 के डिस्क्लोजर में भी डालोगे। अब आ जाएं, अगर कोई ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट है उनका भी हम पढ़ेंगे, इनकम टैक्स और सारी बातें, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना एंटिटी वाइड, दिस अप्लाई टू ऑल एंटिटीज, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो 4.2 को। सब्जेक्ट टू IFRS 8 रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड और ईच ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एट्रीब्यूटेड टू द एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होती है? डोमिसाइल एरिया वाइज जहां पर आप रजिस्टर हो। आप में से जो जो कराची वाले उनकी डोमिसाइल कराची की होगी, है ना सर। हमारे मुल्क में आप यूं समझे जहां का आपका NIC बना हुआ है, सही है। और ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर फ्रॉम डोमिसाइल एंड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज, आपको अलग से बताना है कि भैया एक्सटर्नल कस्टमर से अपने मुल्क में कितना रेवेन्यू कमा रहा हूँ और अपने मुल्क के जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं उनका कितना कमा रहा हूँ। नॉन करंट एसेट अपने मुल्क में कितने हैं और एक्सपोर्ट में कितने। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन इंक्लूडिंग डिटेल्स इफ एनी कस्टमर रेवेन्यू इज, मतलब अगर कोई एक बंदे से 10% से ज़्यादा की सेल्स है ना तुम्हारी, उसके बारे में अलग से बताओ। सर ऐसा क्यों है कि 10% से ज़्यादा की सेल्स वाले को कह रहा है अलग से बताओ? इसका पेज नंबर लिख लो बेटा, क्योंकि सर इंपॉर्टेंट आदमी है ना वो। फिर कह रहा है द अमाउंट ऑफ ईच सेगमेंट आइटम रिपोर्टेड शैल बी द सेम मेजर एज रिपोर्टेड टू दी CODM। वही बोला जो उसको बताते हो वही बताओ। फिर कह रहा है एन एंटिटी शैल प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ सेगमेंट प्रॉफिट और लॉस, सेगमेंट एसेट्स एंड फॉर ईच सेगमेंट एट अ मिनिमम शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन, आपस में जो वो रिपोर्टिंग सेगमेंट्स करते हैं वो बताओ। नेचर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दी मेजरमेंट्स ऑफ आइटम्स, भाई प्रॉफिट एंड लॉस में अगर दो सेगमेंट्स के जैसे मैंने कहा US और पाकिस्तान के या US UK के, वो बताओगे। एसेट्स बताओगे, लाइबिलिटीज बताओगे, अगर एक एसेट है और जो है दो सेगमेंट यूज कर रहे हैं उसके बारे में बताओगे लाइबिलिटीज। खैर ये सब चीजें आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए जो इसके डिस्क्लोजर में रेलिवेंट चीज आएगी सर वो इस सवाल के अंदर इन्होंने डाली हुई है। अब इस सवाल के ऊपर हम आ जाते हैं। रोशनी करके एक सवाल है, रोशनी लिमिटेड, ये सवाल है, इज अ लिस्टेड कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। RL जनरेट्स 30% of its revenue to Mid East, out of which 60% are made to Hakim Limited। देखो इसने बता दिया 60% किसको करता हूं, हकीम साहब को। RL has various apart from external sales, some of these segments make following amounts have been extracted from, बोला ये जो बैलेंस शीट P&L के अमाउंट है ना वो इसने तुम्हें बता दिए। रेवेन्यू कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, प्रॉफिट बिफोर, टोटल एसेट लाइबिलिटीज। फिर कह रहा है डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज टू द CODM of each segment. However, following disclosure on the operating segment is prepared for inclusion in notes to, यही एक डिस्क्लोजर बनाया है। एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, नेट इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है और एसेट कितने हैं। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एंड ओमिशंस इन द अबव। रीड्राफ्टिंग इज, तो मैं सिंपल सी बात है 8 गलतियां निकाल देनी है इसमें और 8 नंबर ले जाने हैं। चलो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूं। कैसी गलतियां? एक गलती हम बोलेंगे हकीम को कितनी सेल्स की है, उसको अभी पढ़ा 10% ज्यादा वाले को अलग से डिस्क्लोज करना है, उसको डिस्क्लोज किया है कहीं नहीं। और बताते जाओ भाई, तुम्हारे सामने डिस्क्लोजर है, ये 2 डिस्क्लोजर मेन है। गलतियां बताओ। आठ गलतियां निकालनी है, एक मैंने बता दी। हर छोटी गलती को अलग अलग पॉइंट आउट करना, तो 8 से ज्यादा हो जाएंगी।
लिखते जाओ, नोट करते जाओ देखकर। चाहो तो सवाल को मैं ऊपर से भी पढ़ लो, ऊपर वाले पैराग्राफ से भी तुम्हें 3 गलतियां तो देख, तो मैंने बता दी, 2 गलतियां और पता चल जाएंगी। चलो ऊपर वाले पैराग्राफ से बताओ क्या 3 गलतियां निकल रही। एक तो मैंने बता दी, इंटरनल सेल्स को अलग से डिस्क्लोज, इसने बता दिया इंटरनल सेल्स। तीसरी गलती, सर क्या इसके एक्सपोर्ट सेल्स हैं? उनके बारे में अभी पढ़ा ना, अलग से बताना है, बताया इसने। तो 3 गलतियां तो ऊपर वाले पैराग्राफ से निकल गई। अब भाई ये तुम्हारे सामने डिस्क्लोजर है, इससे गलतियां निकाल दो 5 और। एक गलती तो बिल्कुल सामने पड़ी हुई है, नंबर की गलती है। सर एसिड्स का टोटल देखें, उसमें क्या आ रहा है, रिकंसिलिएशन तो इसने बनाई नहीं है ना, 1600, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ऐसा ही है। और बताओ गलतियाँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसने भाई रिकंसिलिएशन तो कुछ भी नहीं बनाई ना, तो हर बल वालों बोला इंटरनल सेल्स और उसके प्रॉफिट को माइनस नहीं किया है। और एक तो बिल्कुल एक और मेजर चीज़ है, लाइबिलिटीज। सर इसने लाइबिलिटीज भी शो नहीं की हैं, लाइबिलिटीज शो किए हैं। और बताओ सर इसने अलग से अदर एडजस्टमेंट्स के नाम से कोई कॉलम नहीं बनाया कि जो अदर देन ऑपरेटिंग सेगमेंट की चीज़ें हैं वो उसने अलग से शो नहीं की हैं। और बताओ एक बड़ा छुपा हुआ है इसके अंदर भंड, बताऊं मैं? अच्छा एक्सटर्नल रेवेन्यू पे गौर करो तो मैं समझ में आएगा। और अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं नहीं नेक्स्ट एक्सटर्नल गौर करो, कुछ समझ में आ रहा है आपको? 75% देखे ना, इसने 2 को शो किया, स्पिनिंग और वीविंग। इनका टोटल करें, देखें 2530 से डिवाइड करें, 75% बन रहा है नहीं बन रहा? अपेरेंटली देख के बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना सर? तो 75% रूल भी कंप्लाइड नहीं है, समझे? भंड की दुकान बनाई है इसने, गलतियों किया है सर। इसका आंसर यहां पर भी दिया हुआ होगा, मैं आपको बताता हूं, हम पढ़ते हैं। डायमंड वाला जो अभी आपने किया, हाँ रोशनी। हाँ सर, लिस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद अदर नॉट बीन डिस्क्लोज, ये हमने बता दिया ना सर, इंटरनल नहीं बताया बेसिकली। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का कंप्राइज कितना हो रहा है? इंटरेस्ट इनकम ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग आर रिपोर्टेड ऑन, बोला इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस हो तो अलग अलग हो। टोटल एसेट्स इन डिस्क्लोजर डज नॉट मैच विद टोटल एसेट्स रिपोर्टेड इन segment wise liabilities have not been disclosed since export represents, उसको नहीं बताया। हकीम की सेल्स जो है उसको नहीं बताया। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी अगर थी तो अलग, इनकम टैक्स नहीं बताया, मटेरियल आइटम्स और भी इसने अलग से। सर गलतियां थी ही थी, सही है ना? इसके अलावा भी आप चाहते कहते थे कि अदर एडजस्टमेंट्स का कॉलम इसने इंटर सेगमेंट का प्रॉफिट को अलग नहीं किया है। तो मेरा बच्चा पॉइंट इज दैट इस किस्म का सवाल भी इसमें आता है। देखो आइडेंटिफिकेशन वाला आता है, डिस्क्लोजर वाला आता है, और तीसरा ये वाला सवाल आता है। क्या हम क्लियर हैं? कल की क्लास में हम इसको मज़ीद इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, कल की क्लास में ये टॉपिक, और इसके
पास्ट पेपर्स। कल की क्लास, सुबह तुमने कोई क्लास है क्या लॉ की? कल कल कितने बजे? अबे 2 बजे है ना। मैं कल अगर चाहूँ 11 बजे रख दूँ तो, है ना? कल 11 बजे अगर हम क्लास, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह सर काजी भाई भी तशरीफ ले आएंगे इंशाल्लाह। तो वो रिमेनिंग डेज में आएंगे कि इनके? काजी भाई इन्हीं डेज में आएंगे नहीं, चलिए ठीक है जी। आ जाएं सर, आ जाएं। हम जो है आज की क्लास के आ जाते हैं क्विकली किस पे, स्टोरी स्टोरी टाइम में। आज हम बात कर लेंगे इस्लामिक सुलह हुदैबिया। क्या है पता है तुम लोगों को? क्या है सुलह हुदैबिया? एग्जैक्ट नहीं पता है। कितने लोगों को पता है सुलह हुदैबिया क्या है? सर इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाकया है जिसको कुरान में भी लाया गया। आप सुनिएगा। मुसलमान होता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब नबूवत इज़हार हुई, वो 40 साल के थे ना। फिर मक्का के अंदर बड़ा स्ट्रगलिंग दौर था। फिर मुसलमान हिजरत करके कहाँ चले गए? मदीना। और मदीना में जा कर के वो पावर में आए। तो वो पावर में आए ना, मदीना में मुसलमान स्ट्रांग हो रहे हैं। और मक्का अभी भी कुफ़ार के हाथ, वहाँ से हमने बड़े लेसन्स मिलते हैं सुलह हुदैबिया से, कुफ़ार के हाथ में है। और काबा का है मक्के में। हज उम्रा कहाँ होता है? मक्के में। मुसलमानों ने भाई मदीने में आ गए, अब स्ट्रांग हुए, तो दिल में ख्वाहिश हुई कि भाई अब तो हम स्ट्रांग भी हैं, मक्का जाकर उम्रा करते हैं। लेकिन ये भी पता था कि यार उम्रे के लिए जाएंगे तो वो तो जगह तो उनके पास है, तो चांसेस हैं कि क्लैश हो जाएगा। अच्छा ये बात जाहिर, उस ज़माने में ना जासूसों का बड़ा एक वो होता था, सही ना, कि सब ने मुसलमानों के भी जासूस होते थे, कुफ़ार के भी जासूस होते थे। क्योंकि यार कम्युनिकेशन तो ऐसे ही होती थी ना उस ज़माने में, तो कुछ वो नहीं थी, ना फ़ोन ना कुछ। तो हुआ यही कि मुसलमान गए, कुफ़ार को पता चल गया। सही है। अच्छा कुफ़ार को ये भी पता था कि यार ये स्ट्रांग भी बहुत हो रहे हैं, और ऊपर मक्के में लोग मुसलमान भी हो रहे थे। तो मुसलमान एक जगह पे पहुँचे, वहाँ पर कुफ़ार को पता था, तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पहले ही भेज दिए कि भाई कि क्यों आए हो, क्या आए हो। तो उन्होंने कहा देखो यार हम जंग वंग के लिए नहीं है, हम उम्रे करने हैं। कुफ़ार ने कहा अगर यार इनको इतने आराम से उम्रा करने दे दिया ना, तो एक तरह से इनकी अनडिस्क्लोज विक्ट्री हो जाएगी कि यार मुसलमान आए, उम्रे करके चले गए। सही, जैसे आप समझे ना, कह रहे अगर अभी पाकिस्तान जाके इंडिया में कहीं घूम फिर के आ जाए तो बोले गए तो बड़े आराम से चले गए। बोले यार ये तो नहीं हो सकता। लेकिन कुफ़ार ने कहा इसका एक मसला ये भी है कि यार हम तो मशहूर ही रिलीजियस टूरिज़्म के लिए, मतलब काबा जो था वो बाकियों के लिए भी, दुनिया भर से लोग आते थे काबे के लिए, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, सब मानते हैं ना यार। बोला हमारा रिलीजियस टूरिज़्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का जरिया है। बोले यार वो भी बंद हो जाएगा कि भाई ये तो रोकना शुरू हो गए, आज मुसलमानों को रोका है, कल को यहूदियों को रोकेंगे, फिर क्रिश्चियंस को रोकेंगे। तो बोला यार ये भी नहीं कर सकते। तो बोला यार एक काम करते हैं, पहले जाकर इनको असेस करो मुसलमानों को। जब वो असेस करने आए ना मुसलमानों को, कुफ़ार, क्या इनसे जंग करनी चाहिए या इनसे बात कुछ ऐसी करनी चाहिए ना, तो उन्होंने देखा यार इनसे जंग बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि उन्होंने देखा कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा जो है ना ओबीडियंस में थे। वो बोला इतनी वो थे कि आप समझो जो वज़ू का पानी था ना उसको भी गिरने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ पर उनका एक जो है बंदा था जो बाद में मुसलमान भी हो गए, सहाबी भी हुए ना, उन्होंने जाकर के बोला यार इनको हराना बहुत मुश्किल है। उसने कहा यार मैं दुनिया भर के बादशाहों से मिला हुआ हूँ, लेकिन जो ये अपने लीडर को फॉलो कर रहे हैं ना, बोला यार ये दुनिया भर में कहीं नहीं होता, ये मर मिटने वाले लोग हैं। अच्छा अब कुफ़ार ने बोला दूसरा हल क्या है? बोला बातचीत करते हैं। बातचीत की बात की तो अच्छा हुआ ये कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला यार बातचीत के लिए किसको भेजें? तो जब बातचीत के लिए भेजने की बात आई तो पहले नाम आया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। लेकिन हज़रत उमर का फिर मसला यह है कि यार उनका ख़ानदान इतना मशहूर ख़ानदान नहीं था, कबीला। फिर बोला हज़रत उस्मान को भेजते हैं, क्योंकि हज़रत उस्मान वैसे ही माशाल्लाह मालदार थे और उनका जो ख़ानदान था ना वो भी अरब के टॉप क्लास ख़ानदान में था। उनको भेजा गया। अच्छा उनको भेजा गया भाई बातचीत के लिए, तो हज़रत उस्मान वापस नहीं आए।
काफ़ी टाइम हो गया उनको वापस नहीं, क्योंकि उनको वहाँ पर कुरैश ने पकड़ लिया। अच्छा, उनको बोला देख तुझसे हमारे खानदानी रवाबित हैं, तू उम्रा कर ले, इनको नहीं करने देंगे। उसने कहा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, सही ना। हज़रत उस्मान ने कहा यार मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तो करूँगा ही नहीं। तो यहाँ पर अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया कुफ़ार ने। तो यहाँ पर मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, जिसका कुरान में जिक्र है, वो उसको कहते हैं मौत की बैत। उसमें हज़रत उमर थे, हज़रत अली थे, हज़रत अबू बकर थे और सारे सहाबा बड़े बड़े। बोला अब यहाँ से जाएंगे ना तो या तो फतह करके जाएंगे या तो, क्योंकि यार उस समय था कि यार हम, और ये बड़ा एक वो होता था कि आप किसी को अगर निगोशिएशन के लिए भेजो ना, उसको सामने वाला मार देना तो उसका मतलब ये होता था कि ऐलाने जंग। लेकिन ये अफवाह थी, सही है ना। मौत की बैत हो गई, सब मुसलमान यहाँ पर तैयारियाँ करना शुरू हो गए। इतने में हज़रत उस्मान आ गए, सही है ना। अच्छा, हज़रत उस्मान है, वहाँ से कुरैश को भी पता चल गया था कि यार ये मुसलमान जो है ना, अब इनसे मामला तय करने पड़ेंगे ना। तो उन्होंने बोला हम अपनी टर्म्स लेकर आते हैं सुलह हुदैबिया की। अब वो टर्म्स, अब यहाँ से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पहला मौका था, देखें सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे जान देते थे, लेकिन ये पहला मौका था जब सहाबा को उनकी बात मानते हुए ना वो सोच रहे थे। हुआ है कि कुफ़ार टर्म्स लेकर के आए। जब वो कुफ़ार टर्म्स लेकर के आए ना तो उसमें 3 टर्म्स थी। पहली टर्म ये थी कि अगर कोई काफिर मुसलमान होकर मदीने आ जाएगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस भेज देंगे। दूसरी टर्म ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्के आ जाता है तो कुफ़ार उसको वापस नहीं भेजेंगे। तीसरी टर्म ये थी कि आप उम्रा इस साल नहीं करें, अगले साल। अच्छा, ये कुफ़ार अपनी फेस सेविंग कर रहे थे। उनको पता था यार जंग हुई तो इन्होंने शायद हमें मार देना है, मतलब हम पे कब्जा आ जाए, तो अपनी फेस सेविंग कर रहे थे कि यार देखो हमने भी अपनी टर्म्स मनवा ली। अब ये टर्म्स ऐसी थी ना, इसमें कोई भी मुसलमानों की फेवर में, तो सहाबा जो है ना इस पे थे कि नहीं यार, वो जोश भी था कि यार इनकी तो अब मैसी की तैसी कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये टर्म्स मान ली। अब आप सुनिएगा, जब टर्म्स मानी ना सुलह हुदैबिया पे जब साइन हो रहे थे तो उस पर लिखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे आप तुम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये टर्म्स लिख रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब आप देखिए हज़रत अली की वो जो मोहब्बत भी थी उसमें उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुफ़ार ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं करा, हम आपको अल्लाह का रसूल थोड़ी मानते, इसको काटे। हज़रत अली ने पेन फेंक दी, बोला मैं तो नहीं काट सकता ये, बोला मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे काट दूं यार। ये मतलब उन्होंने देखा जाए तो बात अल्लाह के रसूल भी चाह रहे थे कर दे, नहीं क्यों मोहब्बत में नहीं मानी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कोई मसला नहीं है, मुझे पेन बताओ कहाँ लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने फिर काटी। फिर हज़रत उमर आ गया। अच्छा, हज़रत उमर के उसमें ये था कि वो बात कर लेते थे, वो थोड़े ब्लंट थे उनमें। तो हज़रत उमर आ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल या रसूलुल्लाह बताएं क्या हम सच्चे नहीं हैं। बोला है, क्या आप अल्लाह के आखिरी नबी नहीं हैं। फिर बोला ये टर्म्स आप क्यों मान रहे हैं, ये टर्म्स आप क्यों मान रहे हैं, ये टर्म्स तो सारी हमारे अगेंस्ट है। तो आपने फरमाया कि उमर मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि टर्म्स माननी है। सही है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह चले गए और उन्होंने हज़रत अबू बकर को बोला यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये टर्म्स क्यों मान रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि उमर वो अल्लाह के रसूल है, वो कह रहे हैं तो है। अब सीन ये हुआ कि टर्म्स माननी साइन हो गए। अब मुसलमान थे, एहराम में उम्रे की नीयत से आए थे, जानवर भी लेकर के आए थे। अब आप देखें सारे मतलब चारों खुलफा हैं और साहबा हैं जलीलुल कदर ना, आप हमने फरमाया मफहूम है कि भाई अपना एहराम उतार दो और जानवर ज़िबा कर लो। कोई सहाबी खड़ा नहीं हुआ, ये पहला मौका था, कोई सहाबी नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस बोला, कोई सहाबी खड़ा नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत थी, वो हर मौके पे, देखें आप पता है मशवरे की, अब इम्पोर्टेंट वो भी औरत के मशवरे को कभी कभी समझा जाता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप हर मौके पे ना अपनी एक, किसी भी सफ़र में जाते थे ना अपनी एक बीवी को साथ रख देते। तो वहाँ पर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो साथ थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए
बोला यार ये तो मेरी कोई बात ही नहीं मान रहे ये लोग, मतलब मैंने 2 दफ़ा कह दिया, इन लोगों ने ना एहराम उठा, क्योंकि मुसलमान यार थोड़ा उसमें थे कि यार जीती हुई बाजी थी, हमें पता था इनके ऊपर, लेकिन सुलह हुदैबिया हो गया। तो हमें सलमान ने फरमाया कोई मसला नहीं, आप जो है ना या रसूल अल्लाह, आप जो है ना जानवर ज़िबा करें, हलक करवाएं और एहराम उतार दें। जब आप ने ये अमल किया तो फिर सहाबा ने एक एक करके करना शुरू किया। अब यहाँ से ना हमें एक देखो सबक पता चलता है। पहली चीज़ तो इस्लाम ने ना सियासत भी की, देखो सियासत तलवारों से होती है और उनसे नहीं होती, क्या कहते हैं, मतलब तलवारों से भी होती है इस्लाम, और अदर दिन तलवार भी होती है। मौके के हिसाब से जंग भी करनी चाहिए और नेगोशिएशन भी। और कभी कोई पार्टी स्ट्रांग हो ना सामने वाली, और लेकिन अब आपको पता है आप हार रहे हो, तो अल्लाह ने ये भी बताया है कि वो सामने वाली पार्टी हार रही है और आप जीतने की पोजीशन में हो, तो ये भी बताया कि उनसे उनको एक सेफ एग्जिट दे दो। तो जो सुलह हुदैबिया थी ना, ये कुफार के लिए क्या था, सेफ एग्जिट था कि भाई अगले साल उम्रे के लिए आ जाएंगे। और दूसरी बात इसमें अल्लाह की हिकमत, अब मैं आपको इसमें एक और बात बताऊंगा। तो बोला कभी कभी सामने वाले की बात मान करके उसको, कभी कभी आपके साथ भी ज़िंदगी में होगा, आपको लगेगा आप किसी कस्टमर से, इवन कभी किसी रिश्तेदारों में, अम्मा अब्बा से भी जो है ना, वो आपसे उम्र में बड़े, रुतबे में बड़े, आप लेकिन सही हो, जगह हो। अब एक होता है कि आप अम्मा अब्बा से बिल्कुल बोल दो कि नो नेगोशिएशन वाला कर लो, लेकिन कभी कभी अम्मा अब्बा की बात रख करके उनको भी एक सॉल्ट दफ़ा दे दो कि वो भी खुश हो जाएं। और फिर ये बात यहाँ पर भी आई कि देखो हमने ना आजकल के दौर में ना छोटी छोटी बातों को उठा करके और फ़िरके बना लिए हैं, अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी हैं। देखो सहाबा खता से पाक नहीं थे, जो सहाबा थे ना उनसे गलतियाँ, नबी और रसूल जो है ना वो खता से पाक होते हैं भाई, देखें ना। और वो इस्लाम की मोहब्बत में उस टाइम पे जजमेंटल उनसे जो है ना गलतियाँ हो जाती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उस बात को वो नहीं रखा कि यार तुम लोगों ने सुलह हुदैबिया के अंदर मेरे कहने पे नहीं उठे थे। उन्होंने समझा कि यार ये इस्लाम की मोहब्बत में सहाबा नहीं उठ रहे, मतलब उनका वो था कि यार वी आर नॉट। अब आप इसमें अल्लाह की हिकमत समझें, तो कुफ़ार को सेफ एग्जिट चले मिलके उनको वो हो गया। दूसरा, जब ये मुआहिदा हो गया ना कि मुसलमान मदीने से, मतलब मक्के से मदीना कोई मुसलमानों को वापस देंगे। अब एक सहाबी थे, उनका नाम था अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम हिस्ट्री में इतना नहीं मिलता। वो मुसलमान होकर आए मदीने, आपने कहा देखो यार मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अपना वादा कैसे पूरा ना करूँ, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हें मदीने में नहीं रख सकता। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप अपने वादे के पासदार हैं, आप बिल्कुल मुझे मदीने में ना रखें, लेकिन मैं इनके पास वापस नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने जो है ना बीच में एक अबू बसीर ने रहना शुरू कर दिया अकेले कि मैं यहाँ पर रहूँगा लेकिन मक्का वापस नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। अब मुसलमान उस टाइम पे ना इस्लाम फैल रहा था, जोक लोग मुसलमान होकर मदीने जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वापस करते, अबू बसीर उनको क्या कर देते, रास्ते में रोक लेते, तो वहाँ पर मुसलमानों की एक आबादी हो गई। उस रास्ते से जाता था उस ज़माने में ऊँटों का काफ़िला जो ट्रेड करने जाता था मक्का। अब अबू बसीर रज़ी अल्लाह ने बोला अब इनको मक्का वालों को बताता हूँ, कुरैश को, इनको ये जो नहीं सोशली और इकोनॉमिकली इनकी वाट लगाता हूँ। उन्होंने वो जो काफ़िले जाते थे ना उनको रोकना शुरू कर दिया जो मक्का जा रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, चीज़ों की किल्लत पैदा शुरू होने लगी। पता चला कि बताइए तो अबू बसीर और इसके लोग यहाँ पर कर रहे हैं बीच में बैठ के मक्का और मदीना के। कुफ़ार ने कहा यार ये तो जो हमने टर्म्स लगाई थी ये तो अब हमारे ही गले आ रही है। तो कुफ़ार फिर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि ये जो आपकी हमारी टर्म्स थी ना कि यार कोई मुसलमान आज कोई जो है ना काफिर मुसलमानों के मदीने आएगा और आप वापस कर देंगे, बोले इसको ख़त्म कर देते। तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने बगैर उस टाइम पे जंग करवाए मुसलमानों को अगले साल उम्रा भी करवा दिया, हाकमियत भी मुसलमानों की कायम हो गई, मुसलमानों की जो टर्म्स थी वो अल्टीमेटली मुसलमान ऊपर भी है। तो कभी कभी मसलियत होती है कि आप बात फड्डे के अलावा बातचीत से हल कर लें। तो सर हम यहीं तक रखते हैं, हम इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।